स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एमएस इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं आप सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी बहुत ही मन लगाकर कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12th हिंदी का 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप सभी को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, ये 100 क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में लगातार कई वर्षों से पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाने की बहुत ही संभावना है। ठीक है, तो अगर आप सभी को हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स लाना है तो ये इस क्लास को आप सभी प्यारे स्टूडेंट भूल से भी स्किप मत कीजिएगा। ये 100 क्वेश्चन हर हाल में याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, देखिए कि पहला क्वेश्चन पूछा गया आपको, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बताइए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। आंसर देने से आप सभी को फटाफट याद होते चलेगी। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको पूछे जा सकते हैं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। दूसरा नंबर सवाल चलते हैं, पूछा गया काफी महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला? बताइए बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला है? क्या प्रताप निकाला है, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योत्सना? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला है। और कब निकाला है? तो 1877 में निकाला है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, फटाफट से आप सभी आंसर दीजिए। बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत क्या है? आलोचना, गीत, शोध, निबंध? सो राइट आंसर आप ध्यान रखिएगा, बातचीत जो है वह एक निबंध है। और बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? बताइए, ये क्वेश्चन 2020 में और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को? बताइए फटाफट से। तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता था उमा शंकर दीक्षित को। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरे क्लास को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, व्याकरण से भी पूरा क्वेश्चन लाया गया है, मेन यानी बीबीआई क्वेश्चन, तो आप लोग अच्छे से देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बताइए। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बबन, दीनू, मीना, बाउल? सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाउल। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी तो वो कब हुई थी? 1974 में, 1975 में, 1976 में, 1977 में? सो राइट आंसर फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब? 1974 में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत जो है यानी जयप्रकाश नारायण जी किए थे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, याद रहेगा आपको, भूलिएगा तो नहीं ना। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। कब किए थे? 1974 में किए थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मालती का पति क्या है? बताइए मालती का पति जो है वह क्या है? डॉक्टर, वकील, अध्यापक, अभियंता? फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। तो मालती का पति डॉक्टर है। ठीक है, क्या है? डॉक्टर है। और मालती का पति का नाम क्या है? तो मालती का पति का नाम महेश्वर है। महेश्वर कौन सा बीमारी का जो है
यानी ऑपरेशन करके आए थे, तो गैंग्रीन बीमारी का ऑपरेशन करके। कौन सी बीमारी? गैंग्रीन बीमारी। और एक क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि गैंग्रीन क्या है, तो गैंग्रीन एक बीमारी है, याद रहेगा, भूलिएगा तो नहीं ना। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? बताइए। मालती के पति महेश्वर जो है मालती से मिलने आए थे, तो कौन सा फल लेकर आए थे? क्या आम, केला, सेब, संतरा? सो राइट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे? आम लेकर आए थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, गैंग्रीन इनमें से क्या है? बताइए, गैंग्रीन इनमें से क्या है? पशु, देश, वनस्पति, बीमारी? इससे पहले ही मैं आपको बता दिया कि गैंग्रीन एक बीमारी है जिसका ऑपरेशन करके आए थे कौन? महेश्वर यानी मालती के पति। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? बताइए, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार। रचनाकार किसको हम लोग बोलते हैं? लेखक को, यानी राइटर को। ठीक है, तो एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भगत सिंह। ठीक है, जयप्रकाश नारायण किसके रचनाकार है? तो जयप्रकाश नारायण जी जो है संपूर्ण क्रांति के है। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि संपूर्ण क्रांति भाषण किसने दिया है, तो जयप्रकाश नारायण ने। कब दिया है? तो 1974 में। ठीक है, ये याद रहेगा। तो अब देखिए यहाँ बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट जो है कौन सा यानी निबंध लिखा है? तो बातचीत निबंध लिखा है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? बताइए, यानी भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1933 को, 23 मार्च 1932 को, 24 मार्च 1934 को। तो फटाफट से बताइए आप सभी। तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह की शहादत 23 मार्च 1931 को हुई थी। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक यानी दूसरे प्रकार से पूछ सकता है कि भगत सिंह कब शहीद हुए थे? तो 23 मार्च 1931 को शहीद हो गए थे। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था? बताइए, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? क्या सरदार विष्णु सिंह, सरदार किशन सिंह, सरदार पीरत सिंह, सरदार किरत सिंह? सो राइट आंसर फटाफट बताइए। तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह के पिता का नाम जो है सरदार किशन सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ईमानदारी के साथ बताइएगा कि 100 में आप सभी का कितना सही होगा। ठीक है, 13 नंबर देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? बताइए, चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ आता है यानी फ्लड, जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्लड बोलते हैं, बाढ़, तो वो जो आता है चंपारण क्षेत्र में, तो उसका मुख्य कारण यानी खास कारण क्या है? क्या जंगलों का काटना, नदियों की अधिकता, नदियों की तीव्र धारा? इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर ए हो जाएगा, जंगलों का कटना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? बताइए, गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जो जगह दिए थे, तो वो कौन? मुखिया ने, ग्रामीण ने, मठ के महंत ने, या फिर उनके भाई ने? तो आप याद रखिएगा, मठ के महंत ने गांधी जी को महुआ के पेड़ के नीचे जगह दिए थे। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, आप सभी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए 15 नंबर, अंग्रेजी ठेकेदारों ने किस चीज़ की खेती का विस्तार किया? बताइए, जो अंग्रेजों यानी ठेकेदार थे, तो उसने जो है कौन से चीज़ का खेती का विस्तार किए थे? विस्तार किसको बोलते हैं? बढ़ावा को। तो बताइए, कौन से चीज़ की? क्या दलहन की, नील की, गेहूं की, तिलहन की? राइट आंसर याद रखिएगा, नील की। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अभी जो है हम लोग अब ग्रामर में आ चुके हैं, मतलब व्याकरण में आ चुके हैं। तो अब आप सभी फटाफट से बताइएगा। अगर जो भी स्टूडेंट व्याकरण में हर एक क्वेश्चन को सही कर लिया, तो अब मान जाएंगे कि आप सभी का तैयारी लेवल बहुत अच्छा हो चुका है। 16 नंबर देखिए, किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज? सो राइट आंसर तत्सम हो जाएगा। अगर आपको पूछ दे कि किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, तो तत्सम कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानवता शब्द कौन सा संज्ञा है?
मानवता शब्द जो है कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। राइट आंसर क्या होगा? मानवता, जिसको इंग्लिश में ह्यूमैनिटी कहते हैं। ठीक है, तो मानवता को हम लोग जो है देख नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, तो उस संज्ञा को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ संज्ञा के 5 भेद का। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। 5 भेद क्या क्या होते हैं? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, दर्भवाचक और भाववाचक। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक जो है ऐसा संज्ञा जिसमें जो है सिर्फ खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर जानवर के नाम का बोध हो, उसे हम लोग व्यक्तिवाचक कहते हैं। क्या? खास चीज का नाम का बोध होना चाहिए। ठीक है, और जातिवाचक किसे कहते हैं? तो जातिवाचक में यानी जिस नाउन का जात बताए उसे हम लोग क्या कहते हैं? जातिवाचक। और यानी भाववाचक किसे कहते हैं? तो जिससे जिससे हम लोग जो है देख नहीं सकते हैं परंतु अनुभव कर सकते हैं, उसे हम लोग भाववाचक कहते हैं। समूहवाचक में क्या यानी समूहवाचक किसे कहते हैं? तो समूहवाचक में समूह का बोध होता है। नहीं, जैसे कि भीड़ का बात हो या फिर गुच्छा का बात हो, जहां पर भी समूह आए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक। ठीक है, याद रहेगा आपको। और दर्भवाचक में क्या आता है? दर्भ जैसे पदार्थ। ठीक है, जैसे कि मिल्क मतलब दूध, पानी, ठीक है, शहद, ये सब किस में आ जाता है? दर्भवाचक में। चावल किस में आ जाएगा? दर्भवाचक में। यानी जिसको हम लोग जो है नाप या तौल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्भवाचक कहते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा आपको पांचों यानी संज्ञा। ठीक है, तो अब चलते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानवता, तो भाववाचक हो जाएगा। अगर अब भी कंफ्यूज हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। कवि शब्द कौन संज्ञा है? तो कवि शब्द, अब यहाँ बताइए, कवि कवि जो है कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो कवि एक जात बताया, तो यहाँ पर जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर बात आ जाता कोई कवि का नाम, जैसे कि कबीरदास जी का, तो कबीरदास जी का अगर नाम आ जाता तो कबीरदास जी किस में आ जाता? तो कबीरदास जी जो है व्यक्तिवाचक में आ जाता। ठीक है, याद रहेगा। और वहां पर आपको कवि पूछा इसीलिए जातिवाचक आ गया। अगर यहाँ पर कबीरदास शब्द कौन सा संज्ञा है तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। झुंड शब्द कौन संज्ञा है? बताइए, झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है? झुंड हो गया मतलब भीड़, तो भीड़ जिससे भी समूह का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समूहवाचक। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समूहवाचक। 20 नंबर देखिए, लिंग शब्द कौन सा यानी किस भाषा का शब्द है? बताइए, जो लिंग है वो कौन से भाषा का शब्द है? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, लिंग जो है ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर। मोती का लिंग निर्णय करें। बताइए, मोती क्या है? क्या वह एक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं? तो मोती जो है वह एक पुल्लिंग है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? देखिए, जानवर और जानवर जो रचना है ये किसकी है? मतलब ये इसको लिखे कौन है? क्या मोहन राकेश लिखे हैं, उदय प्रकाश अज्ञे जी, या फिर बालकृष्ण भट्ट? बताइए इसका राइट आंसर फटाफट से। तो आप याद रखिएगा 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहन राकेश। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश जो है कहाँ पैदा हुए हैं? तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद रहेगा, भूलिएगा तो नहीं ना। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? तो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगते हैं? बताइए, मानक बिस्नी से जो है दूध की जगह में क्या मांगते हैं? पानी, मिठाई, चाय, खाना। सो राइट आंसर ए हो जाएगा, पानी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखें, रंगून कहाँ है? रंगून जो है वो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में, चीन में? राइट आंसर रंगून जो है वो बर्मा में स्थित है। नेक्स्ट 26 नंबर देखिए, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था? जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 को, 16 जुलाई 1918 को, 17 अगस्त 1917 को, 20 सितंबर 1917 को? सो राइट आंसर ए हो जाएगा, 16 जुलाई 1917 को। नेक्स्ट 27 नंबर चलते हैं,
गांधी जी चंपारण में कब आए बताइए। गांधी जी चंपारण जो आए थे तो वो कब आए थे? अप्रैल 1918 में, अप्रैल 1920 में, अप्रैल 1917 में, या फिर अप्रैल 1919 में। सो राइट आंसर गांधी जी चंपारण अप्रैल 1917 में आए थे। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर देखिए, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी बताइए। मतवाला पत्रिका जो निकलती थी तो वो कहाँ से निकलती थी? कानपुर, पटना, वाराणसी, या फिर कोलकाता। सो राइट आंसर डी हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट 29 नंबर, भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? देखिए, भगत सिंह को जब सजा देना था तो सजा से जुड़ी हुई जो है भगत सिंह को क्या विश्वास था? क्या उनको यानी क्षमा का मतलब कि उनको माफ़ कर देता, नम्र व्यवहार का, या फिर मृत्यु दंड का, या फिर आजीवन कारावास का? तो आप याद रखिएगा, भगत सिंह को जो है अपने लिए यानी खुद के लिए सजा से जुड़ा हुआ जो विश्वास था मृत्यु दंड का था। ठीक है, राइट आंसर 29 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे बच्चों, 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था बताइए। भगत सिंह के चाचा का नाम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भगत सिंह के चाचा का नाम अजीत सिंह है, राइट आंसर ए हो जाएगा। और भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? तो सरदार किशन सिंह है। क्या नाम है? सरदार किशन सिंह उनके पिता का नाम है। किनके? भगत सिंह के। 31 नंबर, 31 नंबर देखिए, ओ मेरे सपने क्या है बताइए। ओ मेरे सपने जो है वो एक क्या है? उपन्यास, कहानी, खंड काव्य, नाटक। तो आप याद रखिएगा, ओ मेरे सपने एक नाटक है। इसके नाटककार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर जी है। ठीक है, एक्सप्लेन करते चल रहे हैं जिस वजह से समय लग रहा है। 32 नंबर देखिए, सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? द्रौपदेयी, बिसनदेयी, लखनदेयी, हरखदेयी। सो राइट आंसर सिपाही की माँ बिसनदेयी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाफट से वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट, अगर आप सभी का फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी अभी तक कुछ भी नहीं हुई है, या फिर आप सभी सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव को लेकर परेशान हैं, तो आप सभी 100% लर्ने वाला नोट्स PDF कोर्स परचेज कर सकते हैं। नंबर है 7366865888। ठीक है, इस नंबर में आप सभी कॉल या मैसेज करके 100% लर्ने वाला नोट्स PDF कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, जूठन क्या है बताइए। जूठन जो है वह क्या है? आत्मकथा, या फिर कहानी, या फिर कविता, या सभी। सो राइट आंसर याद रखिएगा, जूठन एक आत्मकथा है। इसके राइटर यानी लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि है। याद रहेगा, भूलिएगा तो नहीं ना। देखिए, आज के क्लास में 100 क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, लगभग 150 क्वेश्चन रहेगा आज के क्लास में, तो आप लोग ध्यान से देखिए। 34 नंबर देखिए, परगीत और समाज के लेखक कौन है बताइए। परगीत और समाज के लेखक बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह, उदय प्रकाश। सो राइट आंसर याद रखिएगा, परगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह है, राइट आंसर सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी किसके लेखक है? संपूर्ण क्रांति के। किसके? संपूर्ण क्रांति के। और बालकृष्ण भट्ट किसके? तो बातचीत के। याद रहेगा, बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। संपूर्ण क्रांति के लेखक जयप्रकाश नारायण जी। परगीत और समाज के नामवर सिंह। और उदय प्रकाश किसके हैं? तो उदय प्रकाश जी जो है तिरिच के हैं। ठीक है, याद रहेगा प्यारे बच्चों। 35 नंबर देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से जो है मुंशी जी कौन कहते थे? हेडमास्टर जी, उनके दोस्त, उनके पिताजी, उनके माँ। तो सो याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी पिताजी कहते थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर, स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था? बलीराम, कलीराम, दीनूराम, धनीराम। राइट आंसर याद रखिएगा, स्कूल के हेडमास्टर का नाम कलीराम था, राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? मलयज का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़, अलीगढ़, आजमगढ़, या फिर रामगढ़। सो राइट आंसर याद रखिएगा, मलयज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग फिर व्याकरण यानी विशेषण में आ चुके हैं। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है बताइए। हर एक
चैप्टर का जो है आपको गेस क्वेश्चन समझिए इस क्लास में दे रहे हैं, ठीक है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? तो पर्वत का विशेषण पर्वतीय हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है? प्रथम शब्द का विशेषण बताइए। प्राथमिक, प्रयास, प्रार्थना या फिर पृथक। तो आप याद रखिएगा प्रथम शब्द का विशेषण प्राथमिक हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर देखिए, निज शब्द का विशेषण क्या है? निज शब्द का विशेषण, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निज शब्द का विशेषण निजी हो जाएगा। 41 नंबर, 41 नंबर देखिए, रामू शब्द कौन सा संज्ञा है? बताइए, जो रामू है ये कौन से संज्ञा में आ जाएगा? तो मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि जिससे भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो रामू क्या है? रामू एक लड़का है जिसका खास नाम बता चुका है कि वह एक रामू है, तो वहाँ खास नाम बताया तो वो कौन से संज्ञा में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। याद रहेगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर, 42 नंबर देखिए, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? कौन आता है जो शब्द है ये कौन से सर्वनाम में आ जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो कौन आता है यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क है, तो जिसमें भी क्वेश्चन मार्क हो या फिर जिसमें भी सवाल किया जाए वो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर, समाज का विशेषण है। समाज का विशेषण बताइए। सामाजिक, समाज योग, असामाजिक, सामाजिक। तो आप याद रखिएगा समाज का विशेषण सामाजिक हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। डी में नहीं होगा सामाजिक, ठीक है, बहुत बच्चे डी में लगा रहे हैं, गलत है, सामाजिक होगा, 100 के साथ आकार है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 44 नंबर देखिए, आलस का विशेषण है। तो आलस का विशेषण क्या होगा? तो आप याद रखिएगा आलस का विशेषण आलस्य हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर 44 का यहाँ पर ऑप्शन, आलस का विशेषण ना आलसी हो जाएगा, सॉरी 44 का सी हो जाएगा। 45 नंबर चलते हैं, 45 नंबर पूछा गया है, माथुर जी को भीतिहरवा पहुंचने पर कौन मिले? बताइए, जब माथुर जी भीतिहरवा पहुंचे तो वहां पर जो है मुलाकात जो हुई तो वो किससे हुई? गांधी जी, गोखले जी या फिर पुंडलिक जी, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा पुंडलिक जी से मुलाकात हुई, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? गंडक नदी का जो जल यानी पानी है वो सदियों से मतलब कई वर्षों से कैसा रहा है? क्या शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है या फिर ठंड रहा है? तो आप याद रखिएगा गंडक नदी का जल जो है सदियों से चंचल रहा है। राइट आंसर 46 का ऑप्शन यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना, शांत रहा है, ठीक है। गंडक नदी का जल जो है शांत रहा है। नेक्स्ट 47 नंबर देखिए, रामपुरवा कहाँ पर स्थित है? तो रामपुरवा स्थित कहाँ पर है? भितिहरवा के पास, नवगछिया के पास, रांची के पास, इलाहाबाद के पास। तो रामपुरवा भितिहरवा के पास स्थित है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर सवाल चलते हैं, पूछा गया है, सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? सिपाही के माँ एकांकी जो है उनके अनुसार लड़ाई जो हो रही है वो कहाँ पर? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में, जापान में। तो आप याद रखिएगा बर्मा में, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं कि सिपाही की माँ की विधा क्या है? तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ जो है एकांकी है, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि सिपाही की माँ क्या है। ऑप्शन ए में दे देंगे कविता, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी निबंध, ऑप्शन डी एकांकी दे देंगे। तो आपको गलती नहीं करना है, एकांकी लगा के आ जाना है, ठीक है। 49 नंबर देखिए, बिस्नी की पड़ोसन कौन है? बताइए, बिस्नी का पड़ोसन का नाम क्या है? आभा, बिमल, कुंती, माधुरी। तो आप याद रखिएगा बिस्नी का पड़ोसन का नाम कुंती है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 50 नंबर देखिए, किसकी माँ पागल हो गई है? बताइए, किसकी माँ पागल हो गई है? मानक की, सिपाही की, चौधरी की, दीनू की। तो आप याद रखिएगा सिपाही की माँ पागल हो गई है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 51 नंबर, 51 नंबर देखिए, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, राइट आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 नंबर, 52 नंबर देखिए, वाद विवाद संवाद के रचनाकार कौन है? बताइए,
यानी वाद विवाद संवाद के जो रचनाकार है तो वो कौन है? नामवर सिंह, अज्ञेयजी, दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो नामवर सिंह वाद विवाद संवाद के रचनाकार है। और वाद विवाद संवाद क्या है? तो यह एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है, ये भी आपको पूछे जाते हैं। वाद विवाद संवाद क्या है? तो आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक है। ठीक है, याद रहेगा। 53 नंबर देखिए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? बताइए, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को, 22 मई 1925 को। तो आप याद रखिएगा, नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। नेक्स्ट 54 नंबर देखिए, सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है? सदियों का संताप कृति जो है वो किसकी है? तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उदय प्रकाश जी की है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 55 नंबर देखिए, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? बताइए, पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है? उदय प्रकाश, मलियत जी, अज्ञे जी, जय कृष्ण मूर्ति। बहुत बच्चे इसका आंसर नहीं बता पाएंगे क्योंकि आप सभी क्वेश्चन बैंक उठाकर अभी तक देखे भी नहीं है, इसीलिए नहीं बता पाएंगे। ये क्वेश्चन 2024 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, पॉल गोमरा का जो स्कूटर है, इसके जो रचनाकार है कौन है? तो आप याद रखिएगा, इसके रचनाकार उदय प्रकाश जी है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 56 नंबर देखिए, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? उदय प्रकाश की माता यानी माँ का नाम बताइए, मदर का नाम। तो याद रखिएगा, गंगा देवी है। राइट आंसर ए हो जाएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक है, 57 नंबर 57 देखिए, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार जी जो थे तो वो क्या थे? ज्योतिषी, वैद्य, राजनेता या फिर ज्योतिषी और वैद्य दोनों। तो याद रखिएगा, पंडित राम अवतार ज्योतिषी और वैद्य दोनों थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 58 नंबर देखिए, जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम बताइए। जय कृष्ण मूर्ति के फादर का नाम? जिद्दू कृष्ण मूर्ति, सिद्धू कृष्ण मूर्ति, लड्डू कृष्ण मूर्ति, सभी। राइट आंसर ए हो जाएगा, जय कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। नेक्स्ट 59 नंबर देखिए, लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? बताइए, लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति जो थे तो वो क्या थे? राज्य शिक्षक, देश शिक्षक या फिर विश्व शिक्षक, गांव शिक्षक। राइट आंसर सी हो जाएगा, यह एक विश्व शिक्षक है। ठीक है, नेक्स्ट 60 नंबर देखिए, माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? यानी जब जय कृष्ण मूर्ति जी की मदर का डेथ हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम जो है जय कृष्ण मूर्ति कितने साल के थे? 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल। राइट आंसर ए हो जाएगा, 10 साल के थे। ठीक है, नेक्स्ट 61 नंबर 61 नंबर, मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? मेधा जो नहीं हो सकती है वो कहाँ नहीं हो सकती है? जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो, जहाँ यानी अनुशासनहीनता हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जहाँ भय हो वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। मलिक मोहम्मद जायसी कवि है। मलिक मोहम्मद जायसी किसके कवि है? दुख के पीर के, कृष्ण प्रेम के, अष्टछाप के, प्रेम के पीर के। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम के पीर के कवि है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, करबक के कवि कौन है? करबक के कवि बताइए, कबीरदास, सूरदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी, नाभादास। तो करबक के कवि की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रहेगा, याद करते चलिएगा। ठीक है, 64 नंबर देखिए, फटाफट आंसर देते चलिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल से अगर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो आप याद रखिएगा, 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास जी जो है कहाँ पर पैदा हुए हैं? तो आप याद रखिएगा, सीही हरियाणा में। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 67 नंबर देखिए, अतिक्रमण में उपसर्ग है। अतिक्रमण में उपसर्ग क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, वह शब्द जो किसी शब्द के
शुरू में लगकर यानी उसके मीनिंग में जो है बदलाव ला देता है या फिर उनके मीनिंग की विशेषता को बदल देता है, तो उसे ये हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो अतिक्रमण में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर देखिए, निडर शब्द में उपसर्ग क्या है, तो निडर शब्द में उपसर्ग आपको बताए ना कि कोई भी शब्द में जो है कोई भी शब्द के शुरू में लगकर क्या करता है वो, यानी उस शब्द के मीनिंग को बदल देता है। तो देखिए जैसे कि डर, डर में नी लग गया है तब तो निडर हुआ है ना, तो मतलब कि यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 69 नंबर, 69 नंबर, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है, तो पुरातन में उपसर्ग पूरा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 70 नंबर देखिए, औनत शब्द में उपसर्ग है, तो औनत शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओ। नेक्स्ट 71 नंबर, तुलसीदास किस शाखा के कवि है, तुलसीदास जी कौन से शाखा के कवि है, तो राम मार्गी के कवि है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या है, बताइए बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम, तो याद रखिएगा पार्वती देवी, और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, और यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो व्यापारी थे। ठीक है, याद रहेगा। 73 नंबर देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 74 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से जो है व्यापारी थे, आपको इससे पहले बताए। और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या नाम था, बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट 75 नंबर देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, तो नाटक के प्रारंभ में यानी शुरू में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग नांदी पाठ कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 76 नंबर देखिए, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है। देखिए असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, ये जो बात बोले थे तो वो कौन बोले थे, तो आपको अच्छे से पता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडिसन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 77 नंबर, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में फेमस है, तो यूरोप के लोगों में। राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रहेगा, आप लोग याद करते चलिएगा। ठीक है, 78 नंबर देखिए, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, बालकृष्ण भट्ट जी कौन से काल के रचनाकार है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के कवि है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 79 नंबर देखिए, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को भूल से भी मिस मत कीजिएगा। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी, तो 3 कहानियां। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी के नायक है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है, लहना सिन्ह, वजीरा सिन्ह, बोधा सिन्ह, जगधारी सिन्ह। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। तो उसने कहा था कहानी के नायक की बात करें तो लहना सिन्ह है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 81 नंबर, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो उसने कहा था कहानी में कौन से शहर का चित्रण है, यानी कौन से शहर को दर्शाया है, तो आप याद रखिएगा अमृतसर को। ठीक है, और अमृतसर में जो है यानी लहना सिंह के कौन थे, तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछे कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, तो अमृतसर के रहने वाले थे। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, याद रहेगा। 82 नंबर देखे, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है, तो लहना सिंह के गांव का नाम बताइए, मगरे, मांझे, कटरा, तेलघरिया। तो राइट आंसर बी हो जाएगा मांझे। नेक्स्ट 83 नंबर, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, लहना सिंह की जो डेथ हुई थी तो वो किसकी गोद में, किरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह, महेश सिंह। सो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वजीर यानी वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट 84 नंबर देखिए, पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का विदूषक की बात करें तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वजीरा सिंह। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो आपको बता चुके हैं कि मामा थे।
86 नंबर क्वेश्चन देखिए, लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? बताइए, जयप्रकाश नारायण के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है, सॉरी कौन सा भाषण लिखा गया है? तो आप याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति। राइट आंसर सी हो जाएगा। और तिरिच के लेखक कौन है? तो तिरिच के है उदय प्रकाश जी। कौन है? यहाँ पर देखिए सही से लिख देते हैं, एक तो पूरे क्लास में राइटिंग सही से नहीं बना है, ठीक है। तो देखिए उदय प्रकाश जी, ठीक है। तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश जी। जूठन के कौन है? तो जूठन के ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है। इंग्लिश में लिख देते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है। और शिक्षा के कौन है? तो शिक्षा के यानी जे कृष्ण मूर्ति है, ठीक है। कौन है? जे कृष्ण मूर्ति, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 88 नंबर। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? दीनदयाल, हर्षुदयाल, रामदयाल, सर्वेश दयाल। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षुदयाल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 89 नंबर। अधिकतम शब्द का विलोम है। अधिकतम का विलोम उल्टा क्या होगा? तो अधिकतम का उल्टा न्यूनतम हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट 90 नंबर देखिए, उन्नति शब्द का विलोम क्या है? उन्नति शब्द का विलोम क्या होगा? तो आप याद रखिएगा उन्नति का हो जाएगा अवनति, ठीक है। राइट आंसर ये हो जाएगा, याद रहेगा, भूलिएगा तो नहीं ना। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निंदा का विलोम क्या होगा? बताइए, निंदा का विलोम यानी निंदा का उल्टा क्या होगा? तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि निंदा का मतलब क्या होता है। तो निंदा का मतलब होता है कि बुराई करना, ठीक है। यानी किसी के बारे में गिबत करना, इसको हम लोग निंदा कहते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्तुति, ठीक है। यानी स्तुति में क्या आ जाएगा? दुआ करना, प्रार्थना करना, ठीक है। इसका मतलब होता है स्तुति का। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 92 नंबर। ज्ञात का विलोम क्या होगा? तो आप याद रखिएगा ज्ञात का विलोम अज्ञात हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, अग्रज का विलोम क्या होगा? अग्रज का मतलब क्या होता है? अग्रज का मतलब होता है आगे। तो अब पीछे का बताइए, आगे का उल्टा पीछे होता है। तो पीछे को हम लोग यानी अग्रज के यानी के अनुसार जो है मतलब क्या होगा? तो अग्रज शब्द का विलोम जो हो जाएगा अनुज हो जाएगा। अनुज का मतलब क्या होता है? तो अनुज का मतलब होता है पीछे, ठीक है। अनुज का मतलब क्या हो जाता है? पीछे, ठीक है। याद रहेगा अग्रज का उल्टा क्या हो जाएगा? अनुज। और अग्रज का मतलब आगे। नेक्स्ट 94। अपमान शब्द का विलोम है। तो अपमान का विलोम हो जाएगा सम्मान, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 95 नंबर। उपेक्षा शब्द का विलोम क्या है? बताइए, उपेक्षा का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप याद रखिएगा सबसे पहले उपेक्षा का मतलब क्या होता है? उदासीनता हो जाता है, मतलब दुखी दुख, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो अपेक्षा हो जाएगा। अपेक्षा मतलब क्या हो जाता है कि मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ, मतलब कि उम्मीद करता हूँ, ठीक है। उम्मीद को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अपेक्षा यानी चाह, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रहेगा। नेक्स्ट 96 नंबर। हरचरण कौन है? तो हरचरण घर का नौकर है, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट चलते हैं 97 नंबर। हारजीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? हारजीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो हार और जीत दोनों का। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 98 नंबर। पंचायती राज में क्या खो गया है? बताइए, जो यानी पंचायती जो आजकल होते रहता है ना, तो उसमें जो है क्या खो गया? क्या ईमान खो गया, धर्म खो गया, पंच परमेश्वर, या फिर विश्व बंधुत्व खो गया है? तो आप याद रखिएगा पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पंच परमेश्वर का मतलब क्या होता है? कि न्याय के सामने जो है ना मित्रता खो गया है, ठीक है। पंच परमेश्वर क्या हो जाएगा? इसका मतलब न्याय के सामने मित्रता खो जाना। अभी आप सब देखते ही होंगे कि अभी आजकल जो पंचायती होता है तो उसमें क्या होता है? जो दोषी रहता है तो उसको दोषी करार नहीं दिया जाता है, और जो दोषी नहीं रहता है तो वो दोषी ठहर जाता है, ठीक है। आजकल के जो पंचायती होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पंच परमेश्वर, क्योंकि न्याय के सामने मित्रता खो ही गया है, ठीक है। नेक्स्ट 99 देखिए, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? तो ज्ञानेंद्र पति जी जो है आधुनिक काल के कवि है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 100 नंबर और आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखिए,
पूछा गया है आपको कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई है, बताइए आप सभी फटाफट से इसका राइट आंसर। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा ईमानदारी के साथ 100 में आप सभी को पहले से कितना पता था, ठीक है। और प्यारे बच्चों, आप सभी जितने भी स्टूडेंट अगर अभी तक आप सभी अपने यानी प्यारे से यूट्यूब चैनल MS इंस्टीट्यूट को अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और 12-12 घंटे का महामैराथन क्लास बहुत जल्द शुरू कराने वाले हैं, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एक दिन में आपका एक सब्जेक्ट का पूरा तैयारी कराएंगे, ठीक है, उसका तैयारी शुरू हो रही है, ठीक है। तो देखिए भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा, याद रहेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है यानी टॉप 100 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फ्री PDF नोट्स के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।